नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन तरीके एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे भरण पोषण के लिए क्या है अभिभावकों और बच्चों के अधिकार। तो आपको इससे जुड़ी कोई भी अगर परेशानी, कोई भी समस्या है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं कि क्या है भरण पोषण के लिए अभिभावकों बच्चों के अधिकार। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इससे जुड़ी कोई भी आपको परेशानी, कोई भी आपको समस्या, किसी भी तरह के सवाल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो जो भी आपको परेशानी है इस मुद्दे से जुड़ी, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता भीष्म सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि भरण पोषण के लिए क्या है अभिभावकों और बच्चों के अधिकार, जिनको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज हमारा मुद्दा है। देखिए, भरण पोषण मेंटेनेंस जो है, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि मेंटेनेंस एक्चुअल है क्या। लोगों में बहुत सी ऐसी अवधारणा है कि मेंटेनेंस एक ऐसा कानून है जो हम पे थोपा गया है। मेंटेनेंस जो है, कानून की अगर हम बात करें, कानून जो है हमारे कस्टम्स होते हैं जो हम फॉलो करते आ रहे हैं पीछे से। उन्हीं कस्टम्स को एक लाइन देने के लिए, उनको स्पेसिफाई करने के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है आगे चल के कानून में। अगर हम अपने सोशल और मॉरल उस पर भी देखें तो हमारे समाज के अंदर पेरेंट्स के प्रति उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनका ट्रीटमेंट, सेम एज बच्चे के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मेंबर की, एक सेल्फ डिपेंडेंट मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो कॉस्ट आती हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, वो जो कॉस्ट है दैट इज मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस होता है। एक बच्चा जब से जन्म लेता है, जन्म के बाद उसकी एजुकेशन, उसकी केयर, उसका खाना, उसका पीना, उसके कपड़े, उसके लिए जगह रहने की, ये सारी चीज़ें जिन पे जो कॉस्ट वेस्ट होती है वो मेंटेनेंस है। जो हमारा एक मोरल और हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पे करनी चाहिए। सेम ऐसी जैसी बच्चा अपनी मैच्योरिटी 18 प्लस हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डाइवर्ट हो जाती है, फ्लिप कर जाती हैं, बच्चे की अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के प्रति बन जाती हैं। बिल्कुल। तो ये इससे हम जो पीछे नहीं हट सकते, बैक स्टेप नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस बारे में हम और लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ना शुरू हो गए हैं। मुकेश दिल्ली से हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वागत है आपका। किस तरह की आपका परेशानी है, समस्या है, अपनी बात रखिए। हेलो जी कहिए मुकेश। जी, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। बोलिए सर, मेरी बीवी ने खर्चे का केस डाला हुआ है मेरे ऊपर और मैंने सेक्शन 9 डाला हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या हो सकता है सर? आपने कौन सा केस डाला है? जी, मैंने सेक्शन 9, हम अलग अलग रह रहे हैं मियाँ बीवी, और उन्होंने जो है ना खर्चे की डिमांड की है और हमने लव मैरिज की थी। अच्छा, तो इसमें अब क्या अब वो तलाक मांग रही है मुझसे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जी आप क्या चाहते हैं इसमें मुकेश? जी 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 सर। अच्छा, मुकेश जी ये चाह रहे हैं कि अब इसमें क्या किया क्या जा सकता है कि दोनों की तरफ से केस डाला गया है, वो खर्चे की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वो खर्चा इनका देता रहें।
देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ये विडंबना है कि आपने सेक्शन 9 डाला हुआ है। आप चाहते हैं आपके बीवी और बच्चे आपके साथ आके रहें और आप उनकी केयर करें। दूसरी तरफ आपकी वाइफ ने आपके लिए खर्चे का केस जो 125 सीआरपीसी गवर्न करता है वो डाला हुआ है, और वो चाहते हैं कि आप उनका खर्चा और उनके बच्चों का खर्चा जो है प्रॉपर तरीके से जो बनता है मेंटेनेंस वो पे करें। देखिए ये जो केस चल रहा है, आप इस भूल में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये केस इसलिए है कि आपका खर्चा बच जाएगा या आप इस केस को फाइट कर रहे हैं कि आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये केस सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि आपको एक्चुअल में कितना मेंटेनेंस अपने बच्चे की और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट पे करना है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या हमारे आगे आती है। पब्लिक ये सोचती है कि शायद हम केस फाइट कर रहे हैं, हमें मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है, आपको पे करना ही पड़ेगा। डिटरमाइन बस ये करना है कि कितना। और यदि आप लोग दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, बच्चों की केयर एक साथ करना चाहते हो, तो बेस्ट है आप मीडिएशन सेंटर का बेनिफिट लें और अपने केस को रिजॉल्व करके साथ रहें और बच्चे को एक बेहतर तो भविष्य सबसे बेस्ट है जो सॉल्यूशन पारिवारिक परामर्श केंद्र जो बताया जाता है कि आप उनमें जाके अगर आप चर्चा करेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ उन्नाव से दिनेश, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है, आपको किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? रखिए अपनी बात। सर हमारी समस्या यही है कि हमने सेक्शन 9 डाला हुआ है विदाई केस, और वो लोग जो है ना वो दहेज प्रथा लगा रखे हैं। अच्छा। और जो है वो लड़की आने को तैयार नहीं है, ना घर वाले भेजते हैं। हाँ, घर वाले भेज नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं? होना चाहिए, हम लाना चाहते वो भेजते नहीं है। क्या किया जा सकता है इसमें? बीच में जो बात यहाँ पर की जा रही है कि ये चाहते हैं कि साथ में रहें लेकिन घर वाले भेजते हम लाना चाहते और वो भेजते नहीं है। ठीक है, जान लेते हैं। देखिए इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्ट को अप्रोच करिए मीडिएशन सेंटर अपना केस रेफर करने के लिए, क्योंकि आपकी पत्नी का आपके साथ रहना उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन है, उसमें उनके माता पिता इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप बेस्ट रहेगा आप कोशिश करें, कोर्ट को अप्रोच करें कि वो आपके केस को मीडिएशन सेंटर रेफर करे, जहां आपकी वाइफ जो है प्रॉपर अपने लेवल पे एक डिसीजन ले सकें अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली आपकी और आपकी वाइफ की है, उनके पेरेंट्स की नहीं है। तो उसको सेव करना भी आप दोनों की ड्यूटी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अमित कुमार हमारे साथ रायबरेली से एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित कुमार जी, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है आपको? रखिए अपनी बात। अमित कुमार जी जी सर, कहिए। मेरे पिताजी मंदिर समिति में नौकरी करते थे जी। और उनका एक्सीडेंट में 2008 में एक्सीडेंट में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा। और उसके बाद हमने अप्लाई किया है तो मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और उसमें नियम है जबकि मेरे पिताजी गैर नियमित थे। अच्छा। तो उसमें शासन है कि 3 वर्ष की निरंतर सेवा करने के बाद उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। जबकि 2007 में एक वही प्रकरण में नियुक्ति हो चुकी है और एक 2009 में सेम प्रकरण में नियुक्ति हो चुकी है। मेरा 14 अक्टूबर 2008 का मैटर है, नियुक्ति हो रही है। और 2008 में भी बस 2016 में मुझे ये बताया गया विभाग के द्वारा कि आपके पिताजी की जो नियुक्ति है वो ही अवैध है। अच्छा। तो 20 साल 22 साल सेवा करने के बाद अगर मुझे ये बताया जाता है अवैध है, तो 20 साल विभाग ने उनको सेवा पे रखा और ट्रांसफर भी किया, सारी कुछ किया, तो मेरे साथ ये कहाँ करना है। बिल्कुल, जान लेते हैं कि क्या इसमें आपके लिए मदद हो सकती है। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है सर ये, और अब ये चाहते हैं कि क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 साल बाद कहा जा रहा है कि वो अवैध थी। देखिए इसमें ऐसा है कि हर केस अपार्ट फ्रॉम द लॉ, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब तक कि इनके केस की सभी बारीकियां क्लियर ना मुझे पता हो, तो मेरा किसी भी तरीके की राय देना जो है सही नहीं रहेगा इसमें। बाकी ये है, इनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं इन्हें रिप्रेजेंटेशन जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को देने चाहिए, और डिपार्टमेंट अगर उस पर एक्शन नहीं लेता है तो फिर इनके लिए कोर्ट का जो है ऑप्शन अवेलेबल। अमित, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो हमारा पता है नीचे दिया जा रहा है, आप उस पते पर चिट्ठी लिख सकते हैं हमें, आप हमें मेल कर सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानी आप लिखित में यहाँ पर चिट्ठी लिखें, और जो भी मदद यहाँ पर हो सकती है हर संभव मदद आपको मुहैया कराई जाएगी। आप चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी दीजिएगा। बात यहाँ पर लगातार हम जो बात करते आए हैं कि भरण पोषण के लिए अभिभावकों और बच्चों के क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। सर, इसमें सजा का भी किसी तरह का प्रावधान है कि अगर कोई अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं निभा रहा है, चाहे वो माँ बाप हों या फिर बच्चे हों, तो क्या इसके लिए किसी तरह की सजा का कोई प्रावधान है?
देखिए, मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस के लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अगर किसी न्यायिक आदेश का आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा एज ए पेनल्टी जो है कई बार कस्टडी हो जाती है 125 के अंदर, कि इन केस आप डेलिबरेटली अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आप किसी भी लॉ को अगर जो डिसोबीडेंस अगर होगी तो उसके लिए पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रावधान होता ही है। कितना क्या कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है? कई लोग ऐसा होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पर दूर भागते हैं, हमने देखा और रहता है। चाहे वो ऑर्फनेज की बात की जाए, वहाँ पर कई लोग अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। हालांकि कितनी बार उनको बताया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलते हैं, ये सारी चीज़ चलते हैं, लेकिन जो दायित्व होता है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं निभाया जाता है। तो सख्ती यहाँ पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ या फिर अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर किसी तरह की सख्ती रखी गई है कि जिससे कोई बाध्य हो ये सारी चीज़ें मानने के लिए? जी बिल्कुल, जो आपके मेंटेनेंस ऑर्डर हैं उनके अंदर सिविल इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान दिया गया है और इंटरेस्ट का भी प्रावधान किया है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर टू द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की, उसके अंदर सेक्शन 27 जो है वो कहता है अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तक का प्रावधान उसमें दिया गया है कि इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा इन केस आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं डेलिबरेटली। ठीक है, राजस्थान से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त बालूराम जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपको? सामने वाले वाइफ ने मुझे डिवोर्स भी दे दिया है। बालूराम जी एक बार फिर से अपनी बात रखिए साफ साफ। सर मैंने भी जो मेरे ऊपर भी 498 का केस चल रहा है, अच्छा। और भरण पोषण का भी लगाया हुआ है और उन्होंने मुझे तलाक दे चुके हैं। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? 498 का इनके ऊपर केस लगाया हुआ है, तलाक भी उनकी आप तरफ से मुझे तलाक भी मिल चुका है, तलाक उन्होंने भी- मुझे तलाक भी दे चुके हैं। हाँ। और सबकी मैं रखने के लिए तैयार हूँ, सब खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बट मेरे साथ में रहेंगे तो वो चाहते हैं कि महीने का अभी 10 लाख की डिमांड की है, तो 10 लाख रुपए दे दो और मैं फाइनल करने के लिए तैयार हूँ। क्या किया जा सकता है सर इसमें? देखिए, 498 का केस जो है वो बेसिकली क्रूअल्टी के लिए आपके ऊपर जो है चलाया जा रहा है। उसका आपके साथ रहने और लेने देने से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, यदि आप कह रहे हैं कि आपका तलाक हो गया है तो ये ऑप्शन जो आपका साथ रखने का है ये तो ख़त्म ही हो गया है, इसके बारे में तो आप विचार ही नहीं कर सकते हैं। रही बात मेंटेनेंस की, जो आपने एक चीज़ यहाँ क्लियर नहीं की कि आपके बच्चे हैं या नहीं हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके चिल्ड्रंस के प्रति है वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, वो आपके लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही। बालूराम जी, क्या आपके बच्चे हैं जी? तैयार नहीं हूँ, मैं साथ में रखने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बच्चे हैं ना आपके? हाँ, एक लड़का है जी, अच्छा, ठीक है। बस, लेकिन अभी तक मुझे मिलने को भी नहीं दिया जाता है, ना ही कभी वो बच्चे को मिलने के लिए लाते हैं, ना कभी मुझे बच्चे को दिखाते हैं। उनके अलावा भी मैं खर्चा और देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ तो होना चाहिए। अब उन्होंने मुझे नहीं, तलाक इनका ये दे कहना दिया, है कि मेरे को सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये उनकी बातें भी मान रहे हैं, मिलने के लिए भी तैयार हैं, सब भरण पोषण करने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी इस केस से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कानून अपने आप से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो आपको कस्टडी पिटीशन जो है कंसर्न कोर्ट, फैमिली कोर्ट जो इंस्टीट्यूट किए गए हैं इस रिगार्ड, उसमें आपको केस फाइल करना पड़ेगा बच्चे की कस्टडी के लिए। जब तक आप कोई मुकदमा, कोई ऐसी अर्जी दायर नहीं करेंगे तो कोर्ट अपने आप तो आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं दे सकती ना। बाकी बालूराम जी, हम आपसे कहेंगे कि आप जो नीचे एड्रेस दिया गया है, पता दिया गया है, वहाँ पर अपनी चिट्ठी लिखिए, आप पूरी जानकारी हम तक पहुँचाएं और हम आपकी मदद जरूर यहाँ पर करेंगे। संदीप अहमदाबाद से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या परेशानी है आपको? संदीप, स्वागत है आपका, कहिए अपनी बात। जी सर, मैं रणदीप बोल रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं है जी जी, मैं कंपनी में काम किया था सर। अच्छा, तो वहाँ पर मैं दो तीन साल काम किया, वहाँ का पीएफ निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। किस तरह की समस्या आ रही है आपका पीएफ निकालने में? जी, वहाँ पर अभी पीएफ निकाल नहीं रहा है, बोल रहा है कि अभी नहीं निकल रहा, टाइम नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा, दोनों कंपनी, टाइम से 1 महीना 2 महीने ऐसा करके 1 साल हो गया, तो पीएफ नहीं निकल रहा है। अच्छा, इनका पीएफ से संबंधित समस्या है कि पीएफ इनका निकल नहीं रहा है, काफी लंबा वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी इसमें क्या किया जा सकता है? ये क्या कोर्ट की शरण ले सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखिए, पीएफ जो रिलेटेड मामला है उसका कंपनी से नहीं, मैं कहूँगा कि पीएफ डिपार्टमेंट जो है वहाँ ये अप्रोच करें
जो उस डिपार्टमेंट अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी इनको कंफर्म होती है कि इनकी कंपनी ने वहाँ इनका पीएफ सबमिट नहीं कराया है, तब ये कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अगर ये अप्रोप्रिएट फॉर्म को अगर अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ना इनका पीएफ इनको मिल सके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सर, लगातार हम मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों की हो या फिर माता पिता की मेंटेनेंस को लेकर बात हो। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, कोई भरण पोषण नहीं कर रहा है, बता तो दिया गया कि यहाँ पर सख्ती है, इंटरेस्ट के साथ आपको पूरा सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन शिकायत कहाँ करें, इस चीज़ को लेकर कहाँ जाएं? कई लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर शिकायत करते भी नहीं हैं। वो बेचारे एक कोने में बैठे रहते हैं, लेकिन कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते कि उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। ऑर्फनेज में रह लेते हैं, अनाथ आश्रम में रह लेते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन उनको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और वो मौका, मंच उन्हें कहाँ मिलेगा, वो कहाँ पर जाके अपनी शिकायत करें? देखिए, जो हमारा क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर है, बेसिक लॉ जिस पे हमारा क्रिमिनल लॉ चलता है, उसी में सेक्शन 125 इनफैक्ट एक पूरा चैप्टर जो है मेंटेनेंस को लेकर के, जिसमें वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, उसको लेकर के लॉ बनाया हुआ है। 125 से लेके 127 भी है जिसमें आप उसको अल्टर करा सकते हैं। तो आपको इसके लिए बेसिकली अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फैमिली कोर्ट्स इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया जो है फैमिली कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लॉ बनाए गए हैं, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट बनाती रहती है, लेजिस्लेशन कमेटी हमारी लॉ। पेरेंट्स के लिए 2007 में लॉ बनाया गया है। और अगर हम रिलीजन प्रॉपर बात करें स्पेसिफिक, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इसके अंदर सेक्शन 20 है जो आपका पेरेंट्स का और चिल्ड्रंस का गवर्न करता है लॉ पूरा मेंटेनेंस को लेकर के। आप उसमें पिटीशन जो है अप्रोप्रिएट कोर्ट में डालिए। सिविल कोर्ट से अगर गवर्न करने वाला लॉ है, आप उसका बेनिफिट लेना, वो रेमेडी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो सिविल कोर्ट में अप्लाई कीजिए, और अगर क्रिमिनल कोर्ट का करना चाहते हो तो क्रिमिनल में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वहाँ भी अगर बच्चे हैं, माइनर हैं, थ्रू मदर वो क्लेम कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस को। तो चलिए, एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कैलकाटा से, नेहा। नेहा, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या परेशानी है आपको? मेरे हस्बैंड मेरे को रेगुलरली फिजिकली असॉल्ट करते थे जी। इनफैक्ट लास्ट टाइम उन्होंने मेरा कान का पर्दा और गले का हड्डी वगैरह तोड़ दिया था, और 498 केस हुआ था उनके अगेंस्ट, और 323 उन्होंने लगाया था जब मैंने एफआईआर दिया था। तो अब उन्होंने फिर उनको एंटीसिपेटरी, वो उसके बाद एब्सकॉन्डिंग थे, और एंटीसिपेटरी बेल वाले दिन उन्होंने अंडरटेकिंग देके मेरे को वापस लेके गए, और कोर्ट ने कहा था कि वो 6 महीने उसका बिहेवियर देखेंगे, अगर वो ठीक से रखेंगे तब तो उनकी बेल कंफर्म की जाएगी, अदरवाइज बेल कैंसिल हो जाएगा उनका। तो 6 महीने में भी जब उन्होंने देखा कि आई वाज वेरी क्लीन से माई मैरिज, तो उनका असॉल्ट चलते रहा मेरी तरफ। इनफैक्ट विद इन दैट 6 मंथ उन्होंने मेरी मदर को भी असॉल्ट किया। अच्छा। अब ये मैंने कोर्ट के नोटिस में लाया है। अब इसके बाद मेरा, आप किसी को गाइड नहीं किया, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं सर, इसके बाद इनको क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पाया कि इनका मेंटेनेंस रेगुलर पे कर रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल उनको मिल गई है और उसके बाद उन्होंने पे करना बंद कर दिया है। नेहा, क्या उन्होंने पे करना बंद कर दिया है मेंटेनेंस? अपने साथ लेके गए थे रहने के लिए। अच्छा। अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट में। अच्छा। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट में। देखिए, अगर उन्होंने अंडरटेकिंग दी है और वो आपके साथ रह रहे हैं, अगर उधर किसी भी तरीके की समस्या आपको आ रही है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी हैं या आपको फेस करनी पड़ी हैं उस दौरान, तो आप कोर्ट को जो उन्होंने एक टाइम दिया है, इंटरिम टाइम दिया है उनको सुधरने का जो भी है, आप उसमें कोर्ट को अप्राइज कीजिए, वो बेटर एक्शन इसमें लेंगे। अंटिल आप अप्राइज कोर्ट को नहीं कराएंगे तो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट नहीं है कुछ कर पाए इस बारे में। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और हम लगातार यहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इसमें पुलिस की क्या अहम भूमिका रहती है? देखिए, मेंटेनेंस पिटीशन में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है अंटिल उसको कोर्ट कोई डायरेक्शंस इशू करे। अगर शुरुआती तौर पर कोई पुलिस के पास जाके अपनी बात रखे और उनसे कहे कि ऐसी ऐसी परेशानी है, तो क्या पुलिस यहाँ पर कोई एक्शन ले सकती है अपनी तरफ से, कोई कोशिश? देखिए, जहाँ तक वायलेंस की बात है, असॉल्ट की बात है, किसी ऑफेंस की, किसी इंजरी, इस तरीके की कोई बात है तो पुलिस उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें पुलिस का कोई ऐसी उसको एम्पावरमेंट नहीं दी गई है कि वो किसी को मेंटेनेंस देने के लिए जो है फोर्स कर सके, ऐसा कुछ कर सके। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं बिहार से, मनीष।
मनीष, स्वागत है आपका। अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपको? चलिए लगता है मनीष से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जयपुर से हमारे साथ एक और दर्शक सतीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश, स्वागत है आपका। अपनी बात रखिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक हमारी जो है रजिस्टर्ड वो है मंदिर का ट्रस्ट। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। सर, हमारे जो रजिस्टर्ड वो है मंदिर का ट्रस्ट है, तो वो क्या है, बिल्कुल करीबन 10 सालों से रजिस्टर्ड है और करीबन ये मान के चलिए कि 60-65 सालों से हमारे पूर्वज इसकी सेवा करते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ गांव वाले हैं, वो क्या है, इसमें आपराधिक प्रवृत्ति है, तो वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके धारा 38 के तहत एक नोटिस दिलवाया देवस्थान विभाग से। मनीष, आपको बिल्कुल सतीश, आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि आप एक चिट्ठी लिखकर आप हम तक पहुंचाएं। नीचे पता दिया गया है, आप उस पते पर अपनी चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मदद यहां से ज़रूर मुहैया कराई जाएगी। शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर चर्चा करने के लिए कि भरण पोषण से जुड़े क्या कुछ यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। तो फिलहाल डियर लीगल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा एक और मुद्दा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।